हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और 12th क्लास का जो बैच है आप पूरा स्टार्ट हो चुका है। आपका फिजिक्स भी क्रम बाय क्रम चल रहा है, आपका मैथ भी चल रहा है और अब केमिस्ट्री भी। आपका लेक्चर फर्स्ट है चैप्टर 1 का सॉलिड स्टेट। देखिए 2024 के सिलेबस में यदि बात किया जाए तो एनसीईआरटी ने चैप्टर 1 को हटा दिया है। लेकिन बच्चों अभी हम जब आप क्लास देख रहे हो या स्टार्ट किए हैं तो ये अप्रैल चल रहा है और अप्रैल में आप लोग अभी इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बेस है ठोस अवस्था से लेकर, जिससे आप लोगों को एक बार पढ़ना है तो आपको पढ़ते चलना है। हो सकता है कि अदर स्टेट में चैप्टर 1 को ना हटाया गया हो तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। बहुत सारे बच्चे हमेशा कमेंट करते हैं कि सर सीजी के बारे में आप बात नहीं करते, केवल एमपी की बात करते हैं। बच्चों यदि आप सीजी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, किसी भी राजस्थान, झारखंड, यूपी बोर्ड से कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल चैप्टर 1 आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है, थोड़ा बहुत नॉलेज मिलता है, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ आपका 11th का ही कॉन्सेप्ट छिपा रहता है, जिससे हमारा देखो ठोसों का वर्गीकरण आज मुख्य रूप से क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस पढ़ेंगे। लेकिन जब हम ठोस यानी सॉलिड स्टेट हमारे चैप्टर का नाम ही है, तो ठोस जो हमारा पदार्थ का एक भाग है, द्रव्य का एक भाग है। तो सबसे पहले जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से शुरुआत करते हैं बच्चों? तो हमारा जो स्टार्ट होता है पदार्थ से, कि पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पदार्थ क्या है? कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, जिसे इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। यहां पर आप लिखेंगे कोई भी वस्तु है जिसे हम क्या कर सकते हैं, जिसमें एक तो द्रव्यमान होता है। क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है जो स्थान घेरता है। क्या करता है? स्थान घेरता है। और हम जिसे इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। जैसे हमारा ये पेन है तो इसे हम अनुभव कर पा रहे हैं अपने हाथ से छू करके भी, है ना, आंख से देखकर भी हम इसको अनुभव कर सकते हैं। इंद्रियां आपको पता है, जैसे त्वचा हो गया, आंख हो गया, कान हो गया, जीवा जिसे स्वाद बोलते हैं बच्चों, है ना, ये सब क्या है? आपके इंद्रिय हैं। तो कोई भी वस्तु जो आपका द्रव्यमान घेरता है, पहला पॉइंट, द्रव्यमान होता है जिसमें, दूसरा आपका जो स्थान घेरता है, और तीसरा पॉइंट जो जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा या इंद्रियों द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, उसे हम बच्चों क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। द्रव्य या पदार्थ क्या बोला जाता है? द्रव्य या पदार्थ। ठीक है, जिसे मैटर इंग्लिश में बोला जाता है, मैटर। तो कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, ठीक है, जो स्थान घेरता है, इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। जैसे हमारा ये पेन है, इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, ये कुछ ना कुछ अपना स्थान भी लेकर रखा है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? एक द्रव्य बोल सकते हैं, एक पदार्थ बोल सकते हैं। जैसे कांच हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेन हो गया, सीमेंट हो गया, ईटा हो गया, लकड़ी हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, सब कुछ ये क्या है भाई साहब? कहीं ना कहीं स्थान घेरते हैं। तो ये हो गया। मुख्य रूप से द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया है। द्रव्य की बात कर रहा हूं, ये जो पदार्थ है इसको हम 3 भागों में बांटे हैं मुख्य रूप से। अब आप लोग कहोगे प्लाज्मा और बोन-आइंस्टीन कंडेंसेट ये भी है, तो इसको हम नहीं मानते। ये मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका ठोस, दूसरा आपका बच्चों क्या, ये पहला है ठोस, दूसरा आपका द्रव और द्रव्य में अंतर है ना, तीसरा आपका गैस। ठीक, ये चीज है। यानी हम पदार्थ को भी 3 भागों में बांट कर रखे मुख्य रूप से। अब आपका प्लाज्मा भी है चौथा रूप, पांचवा बोन-आइंस्टीन कंडेंसेट भी है, तो बिल्कुल उस पर हमको नहीं जाना है। ये ठोस कब कहलाता है? जैसे हमारे पास कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है जो कहीं ना कहीं इकाई रचक अवयव से मिलकर बना होता है। इकाई मतलब जिससे मिलकर बना होता है उसे इकाई रचक घटक कहते हैं। या तो आयन से मिलकर बना होगा, या तो अणु परमाणु से मिलकर बना होगा, या तो धातु परमाणु से मिलकर बना होगा। तो इसके जो इकाई है, रचक इकाई घटक अत्यंत पास पास स्थित होते हैं। जो ठोस होता है इसके अणु परमाणु या आयन अत्यंत पास पास होंगे, इनके बीच आकर्षण बल प्रबल होता है। इसी कारण कहते हैं बच्चों इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस के आकार और आयतन निश्चित होने का कारण जानते हैं ना, समझ गए कि इनके जो अणु है जिससे मिलकर बना है अत्यंत पास पास होता है बच्चों, अत्यंत पास पास होता है। जो ठोस होता है इसके रचक इकाई घटक जो हैं अत्यंत पास पास है। यदि हम गैस की बात करें तो गैस में भाई अणु बिल्कुल
दूर दूर तैरते रहते हैं। तो गैस में इस पे जो इकाई रचक घटक है इनके बिल्कुल दूर दूर घूम रहे हैं, है ना, ये दूर दूर हैं, अत्यंत दूर दूर स्थित हैं। इस कारण से इसका आकार आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अब हमारा गैस हो गया, ठोस हो गया। अब द्रव की बात करेंगे तो द्रव दोनों के बीच का है, द्रव दोनों के बीच का है ना, मतलब इसके अणु ठोस से तो दूर रहेंगे, ठोस के अणुओं से दूर दूर रहेंगे, लेकिन गैस से थोड़ा पास पास रहेंगे, थोड़ा सा पास पास, बहुत ही दूर दूर नहीं रहते। ये चीज़ है, ये देख सकते हैं, ये आपका द्रव है। ठोस में अत्यंत पास पास, द्रव में थोड़ी सी दूरियां बना लेते हैं अणु, और गैस में तो और बहुत दूर दूर होते हैं बच्चों। इसी कारण से ये लो आपका। अब तीनों में डिफरेंस तो दिख रहा होगा ना, कि ठोस किसे परिभाषित कर सकते हैं, जिसका आकार आयतन निश्चित है, जिनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण, यानी जिसके रचक इकाई घटक के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। जैसे आप ठोस एक लकड़ी ले लो तो उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। यदि आकार की बात करूं और आयतन की बात करूं, दोनों निश्चित है, ये दोनों निश्चित है, ठीक है, दोनों निश्चित है, बदलाव नहीं होता। अब इसमें क्या होता है, आयतन तो फिक्स रहता है, आयतन निश्चित है, आयतन निश्चित है, लेकिन बच्चों आकार की बात करें तो आप पानी को जिस पात्र में रख दो, आकार अनिश्चित है। आप पानी को जिस पात्र में रख दो उसी के आकार का ये बन जाता है। और जब गैस की बात करते हैं तो इसमें आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है। ये दोनों के दोनों क्या है, अनिश्चित है, ठीक है। ये लिख देता हूं क्योंकि पूरा बेस चल रहा है तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 1 है, एकदम बेसिक चीजें हैं, केमिस्ट्री का एक मूलभूत गुण है, इसको पढ़ना जरूरी है भाई। इन चीजों को हटाना नहीं चाहिए एनसीईआरटी को। लेकिन बच्चों क्या आप लोग दोबारा पढ़ पाओगे, आप खुद सोचो, तो संभव ही नहीं है दोबारा, ये फिर आपके पास टाइम नहीं रहेगा 12th के बाद। इसलिए गर्मी का सीजन है, अभी फिलहाल आप लोग पढ़ते चलें। तो पदार्थ को हमने 3 भागों में बांटा है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस जिसके अणु पास पास होते हैं, इनके बीच आकर्षण बल ज्यादा होता है। वहीं पे भी हम बात कर लेते हैं द्रव। द्रव में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अणु दूर दूर हो जाएंगे बच्चों, और गैस में तो अणु बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इनका आकार आयतन अनिश्चित होता है। 11th क्लास में इनमें तीनों में डिफरेंस भी पढ़ा आपने, कोई दिक्कत नहीं है। हम ठोस का वर्गीकरण पढ़ने आए हैं तो ठोस का वर्गीकरण पढ़कर ही जाएंगे। ठोस को हमने 2 भागों में बांटा बच्चों, एक आपका यहाँ पर देख सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा आपका अक्रिस्टलीय ठोस। इन दोनों को समझेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा इकाई रचक घटक। इकाई रचक घटक का मतलब क्या बच्चों, मैं आपको एक शाब्दिक रूप से समझाना चाहता हूं। इकाई रचक घटक, ठीक है। यहां पर इस शब्द का अर्थ देखो, घटक मतलब कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ है। घटक का मतलब कोई पदार्थ है। रचक, इस पदार्थ की रचना हुई है। इकाई, जिनसे मिलकर के, जिनसे मिलकर के, ठीक है। अर्थात किसी पदार्थ की रचना जिन पदार्थों से मिलकर बनी है, मतलब जिन अवयवों से मिलकर बनी है। वो अवयव क्या हो सकते हैं, या तो आपके अणु हो सकते हैं, या तो आपके परमाणु हो सकते हैं, या तो आपके आयन हो सकते हैं, या तो आपके धातु परमाणु हो सकते हैं। बस इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। इनसे मिलकर बना होगा। तो इकाई मतलब एक एक से जो मिलकर, जैसे घर का इकाई ईंटा है, ऐसे कहीं ना ठोस का भी इकाई हो सकता है, अणु, परमाणु या आयन, जिससे मिलकर रचक, रचना कर दिए। घटक यानी किसी पदार्थ का, यानी किसी पदार्थ का जिनसे निर्माण हुआ है, जिन अवयवों से निर्माण हुआ है, उससे हम बोलते हैं रचक इकाई घटक। जैसे अणु, परमाणु या आयन, जैसे अणु, परमाणु या आयन, तो उसे हम बोलते हैं रचक इकाई घटक, ठीक। तो रचक इकाई घटक क्लियर हो गया, यानी ठोस जिनसे मिलकर बना होता है उसे रचक इकाई घटक। अब जैसे मैं आपसे कह दूं कि कुछ पदार्थ में रचक इकाई घटक एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, एक निश्चित क्रम में, और कुछ पदार्थ में रचक इकाई घटक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है, यानी जिनके अणु, परमाणु या आयन एक नियमित क्रम में व्यवस्थित है, तो उनको हम नाम दे देते हैं क्रिस्टलीय ठोस। और जिनके रचक इकाई घटक निश्चित क्रम में व्यवस्थित ही नहीं है, तो उन्हें हम कह देते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। जैसे यहां पर आप समझ जाओगे बहुत सिंपल भाषा में। यहां पर मैं एक छोटा सा बॉक्स बनाता हूं, इसको मैंने कहा एक ठोस है, ये ठोस है, और इसमें
जो आयन है बिल्कुल निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। देखो निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, आप देख सकते हो, आपको सुटेबल व्यवस्थित क्रम दिख जाएगा। ठीक, तो ये आपको ऐसा नजर आ रहा है कि इसकी जो रचक इकाई घटक एक नियमित क्रम में पंक्तिबद्ध है। जैसे विद्यालय में बच्चे प्रेयर कर रहे हैं, आप लोग मान लीजिए प्रेयर कर रहे हैं, तो आप एक निश्चित क्रम में खड़े होते हैं ना। 10th का बच्चा 10th क्लास में, 12th का बच्चा 12th क्लास में, 11th का बच्चा 11th क्लास में, तो एक निश्चित क्रम में, तो जिसके रचक इकाई घटक एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, तो उन्हें हम नाम दे देते हैं क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, ये आपका क्रिस्टलीय ठोस हो जाता है, शुद्धिकरण कर देते हैं, ये क्रिस्टलीय ठोस। ठीक, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। लेकिन वहीं पे हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें कि यहाँ पर एक फिर से हमने सॉलिड बना दिया, ठोस बना दिया, और इसके रचक इकाई घटक नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं है। एक यहाँ है तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे अनियमित क्रम व्यवस्थित है, कोई भी कहीं भी व्यवस्थित है, कोई निश्चित क्रम भी नहीं है। ठीक, अब देखो ये इसके रचक इकाई घटक अनियमित है। जैसे आप लोग देखते हैं कि प्रेयर के पहले बच्चे ग्राउंड में कैसे अनियमित रूप से, तो आपका अक्रिस्टलीय बच जाता है, लेकिन जैसे ही प्रेयर हो जाता है तो बच्चे बिल्कुल नियमित क्रम व्यवस्थित हो जाते हैं, तो आपका क्रिस्टलीय ठोस बन जाता है। यानी क्रिस्टलीय ठोस में रचक इकाई घटक एक निश्चित क्रम व्यवस्थित रहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस में निश्चित क्रम व्यवस्थित नहीं होते, तो इसे हम बोल देते हैं बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस। क्या बोल देते हैं, अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल आप कांच ले लो, कांच आपने देखा है, रबर, प्लास्टिक, गीली मिट्टी। ठीक है, ये आपका रबर, कांच, प्लास्टिक, ये अक्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन वहीं पे आप क्रिस्टलीय ठोस की बात करो तो आपका चाहे NaCl हो, सोडियम क्लोराइड, क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल एक आध आप बता दो, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस तो आपका NaCl हो गया, ZnCl2 हो गया, निकिल हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सभी के सभी क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। तो कुछ चीजें तो आपको पता हो गया भाई कि क्रिस्टलीय ठोस में जो रचक इकाई घटक एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, लेकिन जब हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं तो निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं। तो यदि आपसे कोई प्रॉपर्टी पूछ दे तो आप तो सिंपल तरीके से बता सकते हो। यदि हम गलनांक क्वथनांक की बात करें, गलनांक है क्या, जैसे हमारा कोई ठोस है उसे द्रव अवस्था में बदलना चाहते हैं, थोड़ा सा गलनांक वगैरह पॉइंट सब समझना जरूरी है बच्चों। यदि आपने 11th क्लास में यदि बेस नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम समझते हैं कि भाई हर एक बच्चा कैसे पढ़ता है, 11th क्लास को हल्के में लेता है, सभी बच्चा 11th क्लास को हल्के में लेता है, बोले यार 11th क्लास ऐसे ही है। गलनांक क्या है, कोई ठोस है, इसको हम गर्म करेंगे तो एक निश्चित टेम्परेचर पर, एक निश्चित तापमान पर वो द्रव में बदल जाएगा, तो जो ताप उसे लगता है उसे उसका गलनांक कहते हैं। मतलब ठोस को गलाने के लिए जिस ताप की आवश्यकता होती है उसे उसका गलनांक कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अणु, परमाणु या आयन अनियमित क्रम में है, तो इनका गलनांक निश्चित नहीं हो सकता। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस में हमने देखा था, क्रिस्टलीय ठोस में हमने कहा कि उसके रचक इकाई घटक एक निश्चित क्रम में है, इसलिए उनका गलनांक भी निश्चित होगा। अच्छा, और कई चीजें हैं इसके प्रॉपर्टी में। जैसे हम क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं तो मान लीजिए नियमित क्रम आपको दिखाई दे रहा है, नियमित क्रम। यदि ऊपर से भी देखोगे तो वहां यार सतह भी आपको नियमित रूप से दिखाई देगा। यदि क्रिस्टल निर्माण के समय यदि बाहरी सतह का हम क्रम देखेंगे तो निश्चित क्रम में दिखाई देगा, लेकिन वहीं पे आपका अक्रिस्टलीय ठोस में एक निश्चित क्रम व्यवस्थित नहीं होगा। चलिए अब कुछ बच्चे इसका परिभाषा भी लिखेंगे यार, तो शुरू करते हैं अपन। द्रव वगैरह की परिभाषा तो आपने क्लियर ही कर लिया होगा। तो पहला आप देखो कि वे ठोस जिनके रचक इकाई घटक, आयन, परमाणु या अणु एक नियमित क्रमिक रूप से व्यवस्थित रहते हैं, उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। हीरा, सोडियम क्लोराइड है ना, ग्रेफाइट वगैरह, आपका सोडियम सल्फेट, आयोडीन, ये क्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस की मैंने बात की थी, वे ठोस जिनकी रचक इकाई घटक नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। और बच्चों इसका जो नोट्स होता है प्रॉपर रूप से 100 रुपीज चार्ज के साथ हम आपको देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149। आप 100 रुपीज चार्ज देकर प्रॉपर रूप से हैंड रिटेन नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से तैयारी भी कर सकते हैं। चीजें क्लियर बच्चों। अक्रिस्टलीय ठोस मतलब एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है, कांच, प्लास्टिक, रबर। हमने कहा लक्षण में तो इनके घटक नियमित क्रम व्यवस्थित होते हैं, गलनांक भी निश्चित रखते हैं, और बाहर से देखेंगे तो ये नियमित क्रम में दिखाई देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये असमदैशिक होते हैं, समदैशिक नहीं, असमदैशिक होते हैं, यानी समदैशिक नहीं होते,
इस पर हम भी बात कर लेंगे, जिसे हम विषमदैशिक बोलते हैं, विषमदैशिक। ठीक है, क्या? विषमदैशिक। और ये जो हमारे अक्रिस्टलीय ठोस है ये समदैशिक होते हैं, हम आपको बताएंगे कैसे। देखो, अक्रिस्टलीय ठोस जिनकी रचक इकाई घटक क्रम व्यवस्थित नहीं रहते अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इसका लक्षण भी एक वही हो जाएगा, नियमित क्रम व्यवस्था नहीं रहती, गलनांक भी निश्चित नहीं रहता है, और बाहर से देखेंगे तो नियमित क्रम नहीं होगा। ये समदैशिक होता है और आपका ये विषमदैशिक होता है। कौन? क्रिस्टलीय ठोस। अब ये आपको थोड़ा सा समस्या हो जाएगा कि इसको हम कैसे समझेंगे सर। ये जो हमारा क्रिस्टलीय है, थोड़ा इसको आप नजर लगाओ। यदि आप इधर से देखोगे तो बढ़िया पंक्ति दिखेगा, दिखेगा ना? लेकिन इधर से देखोगे क्या वही दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। इधर से पंक्ति आपको नहीं दिखेगा। इधर से देखोगे तो फिर से पंक्ति दिखेगा, इधर से आप देखोगे तो पंक्ति नहीं दिखेगा। मतलब अलग अलग दिशाओं से देखने पर अलग अलग दृश्य नजर आता है। जैसे यदि बच्चा सीधा लाइन करके खड़ा है तो आप आगे से देखोगे सबका चेहरा दिखेगा, पीछे से देखोगे तो सबका बैकबोन दिखेगा, है ना? पीछे सिर दिखेगा, बाल दिखेगा। दाएं से देखोगे तो दाएं हाथ वाला भाग दिखेगा, बाएं से देखोगे तो बायां हाथ वाला भाग दिखेगा। मतलब भिन्न भिन्न जगह से भाई वो एक निश्चित क्रम में बच्चे खड़े हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे एक निश्चित क्रम में खड़े हैं। लेकिन इनको आप भाई निश्चित क्रम में क्रिस्टलीय ठोस की बात कर रहे हैं, बच्चे निश्चित क्रम में खड़े हैं, क्रिस्टलीय ठोस की बात कर रहे हैं बच्चों, तो आप इनको अलग अलग जगह से देखोगे तो अलग अलग इनकी दिशा नजर आएगी, सब वैसे ही नहीं दिखेगा ना। तो ये आपका विषमदैशिक कहलाता है। लेकिन जो तितर बितर है, जो तितर बितर है, इसको जहां से देखोगे वो तितर बितर ही नजर आएगा, आप ही सोचो। इसलिए इसको हम चारों दिशाओं से देखेंगे। समदैशिक मतलब किसी भी दिशा से देखो समान दिखाई देगा, किसी भी दिशा से देखो आपको समान दिखाई देगा। समदैशिक का अर्थ यही होता है, किसी भी दिशा से देख लो ना हमें, हमारी जगह समान दिखेंगे। समझ रहे हो? तो ये आपका समदैशिक क्यों होता है? क्योंकि इसके अणु परमाणु आयन अनियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, किसी भी दिशा से देखो वो उसी प्रकार दिखते हैं। तो इसलिए कहा गया ये हमारे समदैशिक और विषमदैशिक। अब क्वेश्चन एक बनता है, हालांकि 2024 में हट गया, लेकिन जिस स्टेट बोर्ड में होगा तो उनके लिए तो जरूरी है। आगे चलकर आप बीएससी भी करोगे तो काफी हेल्पफुल रहता है। ठीक है बच्चों, तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में आपने 2-4 अंतर तो तैयार कर लिया कि भैया इसका जो क्रम है निश्चित रहता, नियमित रहता, अक्रिस्टलीय में नियमित नहीं रहता। दूसरा आपने ये देखा कि जब बाहरी सतह देखते हैं तो इसके कण नियमित है, तो सतह में भी नियमितता होगी। भाई यदि कोई विद्यालय की बात किया जाए, यदि बच्चे एकदम एक लाइन से पंक्तिबद्ध खड़े हैं, ऊपर से ड्रोन कैमरा फोटो ले रहा है, तो बच्चे क्रम से दिखेंगे कि नहीं? ऊपर से। बिल्कुल उसी प्रकार से ठोस भी एकदम निश्चित क्रम में दिखेगा। लेकिन वहीं पे अक्रिस्टलीय की जब बात कर लेंगे तो अक्रिस्टलीय में ऐसा नहीं होगा। अक्रिस्टलीय में थोड़ा सा अटपटा अनियमितता आ जाएगी, तितर बितर नजर आएगा। हमने कहा क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है, इसका निश्चित होता है। ये आपका विषमदैशिक होता है, समदैशिक होता है। 4 जो आपके लक्षण है वही आपके अंतर है, तो भटकने की जरूरत है नहीं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये वास्तविक ठोस होते हैं और ये आभासी ठोस होते हैं, अतिशीतित द्रव के रूप में, यानी कम ताप पर द्रवित हो जाते हैं। पैनी धार वाले हथियार से काटने पर नियमित रूप से कटते हैं। इसके पीछे का रीजन भी है, क्योंकि अणु ही नियमित क्रम में व्यवस्थित हैं, तो भाई साहब ये नियमित क्रम में ही कटेंगे। और अक्रिस्टलीय की बात करूं, क्या नियमित क्रम में कटेंगे? तो बिल्कुल नहीं कटेंगे बच्चों। तो ये अक्रिस्टलीय ठोस नियमित क्रम में नहीं कटते हैं। फिलहाल आज का क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस आपने समझ लिया। अगले लेक्चर में हम क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा गया है, आयनिक है, आणविक है और आपका धात्विक है और सहसंयोजी है। 4 प्रकार से सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस, हम एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों यदि 12th क्लास में यदि आप में किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, एनसीईआरटी पैटर्न का नोट्स लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149 से मात्र 100 रुपीज चार्ज है, प्रॉपर रूप से आप ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।